प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। इसी सानेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि सही कथन कौन सा है। यह एक मध्यम आकार का लंबी गर्दन वाला शाकाहारी डायनासोर है। यह सारोपोड्स, जो अब तक का सबसे बड़ा स्थलीय जीव है, का पूर्ववर्ती है। इसका नाम इनुइट भाषा से लिया गया है, जो ग्रीनलैंड से संबंधित है। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। व्याख्या से समझ लेते हैं। हाल ही में पुर्तगाल, डेनमार्क और जर्मनी के शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने वर्ष 1994 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जीवाश्म विज्ञानियों द्वारा पूर्वी ग्रीनलैंड में खोजे गए डायनासोर के जीवाश्म का माइक्रोसिटी स्कैन किया है, जिससे उन्हें इस प्रजाति के डिजिटल 3D मॉडल बनाने में मदद मिली है। वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई इस नई प्रजाति को इस्सी सानेक नाम दिया गया है। 2 पैरों वाला इस्सी सानेक लगभग 214 मिलियन वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड में पाया जाता था। यह एक मध्यम आकार का लंबी गर्दन वाला शाकाहारी और सारोपोड्स का पूर्ववर्ती था, जो अब तक का सबसे बड़ा स्थलीय जीव है। नए डायनासोर का नाम ग्रीनलैंड के इनुइट भाषा से संबंधित है, जिसका अर्थ कोल्ड बोन है। नवीन खोज ग्रीनलैंड में डायनासोर की भिन्न प्रजाति के प्रथम प्रमाण है। यह डायनासोर प्रजाति ब्राजील में पाए जाने वाले डायनासोर जैसे मैक्रोकोलम और नायसारस के समान है, जो लगभग 15 मिलियन वर्ष प्राचीन है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन ठीक हैं और विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करें। सूचकांक में भारत लगातार 2 वर्षों से शीर्ष 10वें स्थान पर बना हुआ है। सूचकांक में स्वीडन शीर्ष स्थान पर, जबकि अंतिम स्थान पर अमेरिका है। भारत को समग्र रूप से मध्यम श्रेणी में, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में उच्च प्रदर्शनकर्ता की श्रेणी में रखा गया है। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से संकलित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का 17वां संस्करण जारी किया गया है। इस सूचकांक में 57 देशों तथा यूरोपीय संघ की जलवायु शमन प्रगति की निगरानी करता है। इस सूचकांक में स्वीडन शीर्ष रैंक पर है, जबकि अमेरिका को 61वीं रैंक के साथ निम्न स्थान प्राप्त हुआ है। हालांकि समग्र रैंकिंग में पहले 3 स्थान रिक्त हैं। भारत 63.98 अंकों के साथ समग्र रूप से 10वें स्थान पर है, जबकि पिछले वर्ष भारत 9वें स्थान पर था। भारत को समग्र रूप से उच्च प्रदर्शनकर्ता की श्रेणी में रखा गया है, परंतु नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में इसे मध्यम श्रेणी में रखा गया है। भारत लगातार 2 वर्षों से शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रहा है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संदर्भ में भी पहले 3 स्थान रिक्त हैं। इसमें भी स्वीडन शीर्ष स्थान पर है, जबकि भारत को इसमें 12वें स्थान पर रखा गया है। चीन को 33वें स्थान के साथ निम्न श्रेणी में रखा गया है। इस सूचकांक को 4 मानदंडों ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग तथा जलवायु नीति के तहत 14 संकेतकों के आधार पर जारी किया जाता है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही नहीं है, जबकि कथन 2 सही है, अतः विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसका कार्यान्वयन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि जिलाधिकारी या नोडल अधिकारी के खाते में हस्तांतरित की जाती है। केवल 1, 2 और 3, केवल 2, केवल 3, केवल 1, 3 और 4। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के शेष महीनों तथा 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को बहाल करने तथा निरंतर जारी रखने हेतु मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 प्रभावों के साथ अन्य प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 एवं 21-22 के दौरान इस योजना का संचालन नहीं करने तथा इस राशि को वित्त मंत्रालय के अधीन रखने का निर्णय लिया था। देश में आर्थिक स्थितियों में सुधार के चलते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब इसे बहाल करने का फैसला किया है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जो पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसकी शुरुआत 23 दिसंबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव की प्रधानमंत्रित्व काल में की गई थी। वर्ष 1994 तक इस योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रण में किया जाता था, किंतु अक्टूबर 1994 में इसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है। इस योजना के तहत प्रति सांसद निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट वार्षिक राशि 5 करोड़ रुपए है। निर्दिष्ट धनराशि योजना के अंतर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार शर्तों को पूरा करने के आधार पर जारी की जाती है। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि जिलाधिकारी या नोडल अधिकारी के खाते में वित्त वर्ष की शुरुआत से पूर्व हस्तांतरित की जाती है। तत्पश्चात संबंधित सांसद जिलाधिकारी को इस राशि को खर्च करने के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सड़क आदि में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर जोर देना है। इस प्रकार कथन 1, 3 और 4 सही है, जबकि कथन 2 सही नहीं है, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवट राम भगवान दास कृपलानी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से देखिए। उन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की, जिसका बाद में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में विलय हो गया। गुजरात विद्यापीठ में अध्यापन के दौरान उन्हें आचार्य उपनाम से संबोधित किया गया था। स्वतंत्रता के समय वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वर्ष 1963 में कृपलानी ने पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। वे नेहरू की नीतियों तथा इंदिरा गांधी के सत्तावादी शासन के समर्थक थे। केवल 1 और 2, केवल 5, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 4 और 5। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सोचिए। ऑप्शन बी, जीवट राम भगवान दास कृपलानी, जिन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राजनीतिज्ञ, पर्यावरणवादी तथा शिक्षाविद थे। कृपलानी को शिक्षा के क्षेत्र उनके कार्य के लिए जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्णतः शामिल होने से पूर्व वर्ष 1912 से 1927 तक उन्होंने विभिन्न स्थानों तक शिक्षण कार्य किया है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ में अध्यापन के दौरान उन्हें आचार्य उपनाम से संबोधित किया गया था। कृपलानी ने गांधीवादी दर्शन पे अनेक पुस्तकों की रचना की है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के समय वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वे भारत की अंतरिम सरकार तथा संविधान सभा में भी शामिल थे। स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया तथा किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की, जिसका बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन के लिए सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया था। वे वर्ष 1952, 1957, 1963 तथा 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा के लिए चुने गए थे। भारत चीन युद्ध के बाद वर्ष 1963 में कृपलानी ने लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। वे नेहरू की नीतियों तथा इंदिरा गांधी के सत्तावादी शासन के आलोचक थे। उन्होंने आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था। वे 1970 के दशक में विनोबा भावे के साथ पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में भी शामिल थे। उनका विवाह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता मजूमदार के साथ हुआ था। वर्ष 2004 में आचार्य कृपलानी की आत्मकथा माई टाइम्स जारी की गई थी। इस प्रकार कथन 1, 2, 3 और 4 सही है, जबकि कथन 5 गलत है और विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करें। यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसने पे यू तथा NSDL के सहयोग से डिजिटल पेमेंट गेटवे का शुभारंभ किया है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर क्या होगा?
ऑप्शन सी। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट गेटवे का शुभारंभ किया है। भुगतान गेटवे सेवाओं का प्रारंभ करने के लिए NIXI ने PayU तथा NSDL के साथ भागीदारी की है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसे 19 जून 2003 को पंजीकृत किया गया था। इसका लक्ष्य सभी की इंटरनेट तक पहुंच को सुलभ बनाना है। NIXI ने अपने ग्राहकों व साझेदारों की सुविधा के लिए उपयोग में आसानी के उद्देश्य से अपनी सभी ग्राहक उपयोग वाली वेबसाइटों पर पेमेंट गेटवे को एकीकृत कर 3 व्यावसायिक इकाइयों में डिजिटल भुगतान को शुरू किया है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।